हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th। तो आ गए हो आप लोग, कॉमर्स ले लिया आप लोगों ने। तो आज हम जानेंगे कि कॉमर्स में और अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में कि क्या आपको पढ़ने को मिलने वाला है। ये आपका एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो नया सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से चीज़ों को डीपली समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आनी। और एक चीज़ और, बाकी सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट में जो आपसे कहता था ना 10वीं क्लास का नहीं पढ़ा ना, कहाँ से आएगा, ABCD नहीं आती, एप्पल कैसे लिखेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि मैं आपको एकदम जीरो से सिखाऊंगा। बस जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखते चलो, बिल्कुल ही आसान लगेगा आपको। अकाउंट्स आसान कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा ही नहीं। तो पहले हम जानते हैं कि भाई साहब अकाउंट्स क्या है, क्या पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट क्या है। अकाउंटेंसी जो आपका सब्जेक्ट है, क्या है भाई अकाउंटेंसी। तो लेट्स स्टार्ट करते स्टार्ट। अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, हम है क्लास 11th में और आज है हमारी फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास से ही पढ़ेंगे हम। देखो, एक फर्स्ट क्लास होता है पहली क्लास और एक फर्स्ट क्लास होता है अपर ग्रेड। तो फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास तक लेट्स स्टार्ट। देखो, अकाउंटेंसी का पहले मतलब समझो, मतलब कॉमर्स का मतलब समझो, क्या पढ़ना है ये समझो पहले, फिर हम समझेंगे एक एक करके। देखो, कॉमर्स के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स या अकाउंटेंसी, इसमें आपको पढ़ना है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस एंड फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो किसी बिजनेस का डेली बेसिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताना, कैलकुलेट करना, पोजीशन कैलकुलेट करना। ये सब किसमें पढ़ना है आपको, पढ़ना पूरे साल में। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज करो किसी का बिजनेस है, तो सब जाके बोलते हैं कि आज दिन भर में कितना सेल हुआ, तो बोलेगा सर आज तो 5,000 का सेल हुआ। कहीं लिखता है तभी तो पता चलता है, कहीं लिखे ना तो कैसे बताएगा। रिकॉर्ड में आप लोग भी अपना एक छोटा सा बिजनेस खोलोगे तो अपना दिन भर का पूरा हिसाब किताब रखोगे, यार इतना पैसा है, यहाँ से इतना इससे लेना है, इतना इसको देना है। तो ये सब क्या है, ये सब अकाउंट्स है। बस आपको नहीं पता था कि अकाउंट्स है, आप अपना कर रहे थे। जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते वो भी तो ये करते हैं, खाते में लिख लेते कि राम को उधार बेचा 500 लेने हैं, इससे इतने का सामान आया है, सब लिखते हैं ना। उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन कर रहे थे। अकाउंटेंसी में यही करना है आपको। अब आ जाते हैं 11th में क्या है। अब पर्पस तो पता होगा, दिमाग में एकदम बड़ा बड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब हमें जो पढ़ना है कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स में यही पढ़ना है, किसी बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। और तो डीप तो जाते रहेंगे, पहले दिन सब थोड़ी सीख जाओगे। अब बात आती है 11th में कौन सा अकाउंट्स पढ़ना है आपको। तो आपके बुक पे नाम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो बताया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है भाई। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब है सोल मतलब सोलो ट्रिप। अब आगे था सोलो ट्रिप, अकेले जाना घूमने कहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, सोल मतलब अकेला। तो हम वैसे बिजनेस की बात करेंगे जहां पे एक सिंगल ऑनर होता है। जैसे अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो उसका मैं अकेला मालिक हूं, तो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। किसी की अंडे की ठेली है, अकेला मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। किसी की एक सिंगल दुकान है, अकेला मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। तो बोलोगे सर इसके अलावा भी कुछ होता है क्या। होता है भाई। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस खोला, पार्टनरशिप हो गया। 10 लोग थे, पार्टनरशिप हो गया। मैं और बढ़ा जाता हूं, एक प्राइवेट कंपनी खोल दी मैंने, कंपनी हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। आप वो बिजनेस स्टडीज में बहुत बढ़िया सा थ्योरी में पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम कॉमर्स में अकाउंट जो पढ़े उसकी बात करते हैं। तो हमें अकाउंट्स में जो पढ़ना है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ना है। मतलब वैसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाएगी, ये हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। देखो मैंने बोला धीरे धीरे करके, ध्यान से समझना बात को। बचपन में अगर आपने इंग्लिश में अल्फाबेट सही से नहीं सीखा, इंग्लिश बोलने में परेशानी आएगी, इंग्लिश पढ़ने में परेशानी आएगी। मैथ्स का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैथ्स के क्वेश्चन करने में परेशानी आएगी। और हर बच्चे का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है और रीजन उसके पीछे का सिर्फ यही होता है कि उस सब्जेक्ट के उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं थे। पर उस टाइम आप बचपन में बच्चे थे तो आपने कर दी गलती, पर अभी तो आप बच्चे नहीं हो और इस सब्जेक्ट का बेसिक आज से ही चालू होने वाला है। तो आपको जो ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो बात को।
और जिस क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लो, डाउट से तो पूछ लो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, नई चीज है, पूछना पड़ेगा आपको। एबीसीडी पढ़ते कितने बार, 4 तक खाया होगा कम से कम 10 बार, तब जाके एबीसीडी याद होगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मैंने खुद खाया था अपने बचपन में, खूब पिटा, तब जाके एबीसीडी याद हुआ, ए से लेकर जेड तक। तो वो चीज है, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नया है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट यही है कि जो डेली आप पढ़ रहे हो उसको क्लियर रखो और घर से थोड़ा पढ़ के आओ अगली क्लास के लिए जब आओगे तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होता है कि आज मैंने आपको पढ़ाया और घर गए एकदम रख दिया, आपको अगले दिन आओ सर ये क्या था, पिछली क्लास तो गायब हो गई, कहाँ से समझ आएगा आपको सर। तो वही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है नया सब्जेक्ट है, तो नई चीज को थोड़ा सा टाइम देना होता है स्टार्टिंग में, और आपको थोड़ा अच्छे से टाइम दे दोगे, थोड़ा मतलब जो पढ़ाया ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा और वो घर पे जाके पढ़ लोगे, सब क्लियर रहेगा। तो जो हम बात करने वाले एक कहानी में बता रहा था कि बेसिक्स इंग्लिश के लिए आपने एबीसीडी पढ़ा था, तो आपको अकाउंट्स की भी एबीसीडी जाननी पड़ेगी। अभी हम बुक की बात ही नहीं कर रहे, शुरुआत में कुछ क्लासेस में हम बेसिकली बात करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की, उस पर बहुत फोकस करेंगे, और आपको असाइनमेंट्स के तौर पे जो क्वेश्चन है उसके लिए बुक की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि आप जो सीख रहे हो आप इंप्लीमेंट करके कि हाँ आपको पता भी है नहीं है उसके लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ अकाउंट्स के बारे में, ध्यान से समझना बात को जो कहना चाह रहा हूँ। मैं धीरे धीरे दो करके वर्ड सिखाऊंगा। सपोज करो एक है संजीव, ये संजीव है, मैं ही हूं समझ लो, मेरा नाम भी संजीव ही है ना, तो ये संजीव है, ठीक है। तो इस संजीव भाई साहब को अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ध्यान से समझना मेरी कहानी को। तो इस संजीव भाई साहब को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो देखो किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है वो ये होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है। तो संजीव के भी दिमाग में आया कि यार ये बिजनेस के लिए मुझे ना सब 1 लाख रुपए मिल जाता तो हो जाएगा काम, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो संजीव को लगता है कि बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, 1 लाख। फिर उसने अपना जेब अकाउंट सब देखा, 1 लाख नहीं थे, उसके जेब से अकाउंट से जगह जगह से जो पैसा उसके पास था वो कुल मिला के सिर्फ 60,000 रुपए ही था। अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपया चाहिए बिजनेस के लिए, बट है उसके पास 60,000 रुपए, तो बिजनेस तो 60,000 से स्टार्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से उसको पैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो बाकी 40,000 रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा। तो क्या करेगा, वो कहीं से उधार लेगा। जैसे आप लोग कभी सपोज करो तुम 2 दोस्त, ये जो बैठे राहुल और चल, तो ये 2 दोस्त, जनरली आप लोग सपोज करो 2 दोस्त हो, आप गए आज शॉपिंग करने मॉल, एक को पसंद आई जीन्स, 5,000 रुपए की जीन्स थी, देखा उसने प्राइस टैग पसंद, पहले पहन लिया, ट्रायल कर, अरे बढ़िया है, पूछा देखा तो 5,000, जेब में थे 3,000। तो 2 ही बात हो सकता है, या तो जीन्स छोड़ दे, या फिर अपने पड़ोसी दोस्त जिसको ले गया तो बोले भाई यार 2,000 दे देना, घर पे ले लियो, यही होगा ना। सेम यहाँ भी हुआ, 1 लाख चाहिए था, 60,000 जेब में था, तो 40,000 वो कहीं से उधार लाया, 1 लाख रुपया अरेंज कर लिया पूरा। अब इस कहानी को क्यों बताया मैंने, तो देखो ये जो 60,000 रुपए थे, ये पैसा किसने लगाया था, ऑनर, मालिक। वो कौन थे, वो थे संजीव जी। तो 1 लाख रुपए मालिक, मतलब सॉरी 1 लाख में से 60,000 रुपए ऑनर ने लगाया। तो वो पैसे जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। तो अकाउंट्स का पहला वर्ड सीख लो, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर या ऑनर इनटू द बिजनेस। मतलब वो पैसा जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होता है। मैं एक ही बात 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो पहला वर्ड सीखा आपने अकाउंट्स का, कैपिटल। तो क्या है कैपिटल, पूंजी है कैपिटल। वो पैसा जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अब क्या हुआ, तो ये 40,000 उधार लिया, तो उधार लेके जो पैसा लगाया जाता है वो होती है आपकी लायबिलिटीज, ठीक है, LIABILITIES, ठीक है, आप सही से दिख रहा होगा। तो लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज होता है वो पैसा जो आप उधार लेके लगाते हो, मतलब वो पैसा जो आपको वापस करना पड़ेगा, मतलब जिस पे आपका राइट नहीं है, आपने उधार लिया है, कल को आपको वापस देना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो लायबिलिटीज। अब 1 लाख रुपए हो गया, अब मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान खरीदूंगा। सपोज मुझे अंडे की ठेली खरीदना तो खोलनी है, तो मैं अंडे की ठेली खरीदूंगा, मतलब खरीदूंगा, बर्तन उबालने वाले, गैस, चाकू, जो जो चीजें चाहिए। तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स। तो एसेट्स क्या है, वो हमारी प्रॉपर्टी जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है।
जैसे अभी मेरे पास ये पेन है, 20 रुपये में बिक जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू है। मेरा फ़ोन है, 5,000 में बिक जाएगा। ये मेरे पास एक बोर्ड है स्मार्ट, 2 लाख का बिक जाएगा। तो ये सब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी। तो ये मेरे क्या है, एसेट्स। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, मतलब वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाएगा। डेफिनेशन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबकी डेफिनेशन है, अभी आपको याद नहीं करना, अभी बेसिक तो समझ लो पहले। तो कैपिटल जो पैसा मालिक ने इन्वेस्ट किया, लायबिलिटी जो हमने उधार लिया जो हमें वापस करना पड़ेगा, और एसेट जो भी हमारी प्रॉपर्टी वो सब हमारे एसेट्स है। अब इन तीनों वर्डों को थोड़ा डीप में जानते हैं। तो पहला वर्ड था एसेट्स, दूसरा था लायबिलिटीज, कुछ वर्ड और है, तीसरा था आपका कैपिटल। तो ये 3 वर्ड तो हमने जान लिए। इसके अलावा 2 वर्ड और है, एक है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर आपके लॉस भी आते हैं, और लास्ट वन इज रेवेन्यू। इसको हम समझेंगे अभी। रेवेन्यू में आपका इनकम और प्रॉफिट आता है। एक एक करके हम सबको एक एक करके आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले 3 वर्ड एसेट्स लायबिलिटीज। तो हम एसेट्स लायबिलिटीज बात करते हैं। एसेट्स क्या था, वो हमारी प्रॉपर्टी जिसको हम एक मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारी संपत्ति जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, वो हमारे एसेट्स है। नाम जब मैं लिखना चालू करूँ तो कुछ नाम तो आपको ऐसे लगेगा भाई ये तो मैं जानता हूँ, कुछ नए नाम भी आएंगे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसेट्स का नाम है कैश। अब सर हम कैश तो जानते हैं, वेरी गुड। अगला है बैंक, आप बैंक भी जानते होगे। अगला है फर्नीचर, आप फर्नीचर भी जानते होगे। अगला है मशीनरी, आप मशीनरी भी जानते होगे। अगला है बिल्डिंग, आप बिल्डिंग में अच्छे से आपको क्लियर होगा कि एसेट्स क्या होते हैं। बिल्डिंग जानते होगे, लैंड जमीन जानते होगे। ये सब जनरल वर्ड है। अब आता है कुछ ऐसे वर्ड जो आपके लिए अकाउंट्स मतलब कॉमर्स के अंदर ही मिलेगा। पहला स्टॉक और गुड्स। ऐसे नहीं कि आपने इस वर्ड के बारे में नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा। अमेज़न पे शॉपिंग करते हो, कोई सामान होता तो लिखा होता है इन स्टॉक, नहीं होता तो लिखा होता आउट ऑफ स्टॉक। यही स्टॉक है। वो क्या है भाई, स्टॉक। तो ध्यान रखना, स्टॉक कोई चीज नहीं होती। स्टॉक जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वही आपके लिए स्टॉक है। स्टॉक ऐसा नहीं कि मेरे लिए पेन ही होगा, पेन ही स्टॉक है। जैसा मशीन बोलते तो मशीन दिमाग में आया ना, बॉल बोलूँ तो बॉल दिमाग में आया ना, फुटबॉल बोलते फुटबॉल दिमाग में आया ना, मोबाइल बोलते तो मोबाइल दिमाग में आया ना। बट स्टॉक इज डिफरेंट। स्टॉक डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। अगर मेरा बिजनेस, स्टॉक मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी रखना, सिंपल सी बात में। तो अगर मेरा बिजनेस है ये टी शर्ट बेचने का, तो मैं टी शर्ट की बहुत सारी क्वांटिटी रखूंगा, तो ये मेरा स्टॉक है। आपका बिजनेस है फर्नीचर बेचने का, तो आप फर्नीचर का क्वांटिटी रखोगे, तो फर्नीचर आपके लिए स्टॉक हो गया। किसी का मशीनरी बेचने का है, तो उसके बिजनेस के लिए मशीनरी स्टॉक है। किसी का बुक्स बेचने का है, तो उसके लिए बुक्स स्टॉक है। मतलब स्टॉक है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वही आपका स्टॉक या गुड्स है। डिपेंड करता है जिस चीज का बिजनेस वो आपका स्टॉक। क्लियर हो गया स्टॉक क्या है, स्टॉक और गुड्स। अगले वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा और ध्यान से समझ लेना। वर्ड का नाम है डेटर, और यहां पे वर्ड आएगा क्रेडिटर। थोड़ा साफ लिखता हूं, क्रेडिटर, CREDITOR, DEBTOR। ठीक है, देखो लिखने में तो इसको पढ़ा लिखा हमने डेप्टर, DEBTOR डेप्टर, लेकिन एक्चुअली में है ये डेटर। बात करते हैं क्या है ये डेटर और क्या है ये क्रेडिटर। बिल्कुल नया वर्ड है डेटर और क्रेडिटर। अब देखो डेटर क्या होता है, मेरा बिजनेस है तो मैं उधार भी तो बेचता हूंगा। तो अगर मैंने किसी को उधार बेचा तो मुझे तो उससे पैसे लेने होंगे ना। तो वो बंदा जिसको हम उधार बेचते उस समय पैसे लेने हैं, तो हमारे लिए बन जाएंगे डेटर। तो जैसे ये बिजनेस किसका था, संजीव का था। मैं साइड में इसके लिए लिख देता हूं, किसका बिजनेस था, संजीव का बिजनेस था। तो सपोज करो संजीव ने राहुल को उधार बेचा। उधार बेचा मतलब क्रेडिट सेल करा। तो एक बार बताओ, अगर मैं हूं ये बिजनेस को, हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। मैंने अगर किसी बंदे को, किसको बेचा, राहुल को उधार बेचा है, तो अगर मैंने किसी को उधार बेचा है तो मैं बोलूंगा उसको भाई पैसा दो, तो मुझे इससे पैसा लेना होगा। तो ये बंदा जो है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, तो ये मेरे लिए बन जाएगा डेटर। तो डेटर वो पर्सन होता है जिसको आपने उधार बेचा है, गुड्स या फिर गुड्स उधार में बेचे हैं और उससे आपको पैसे लेने हैं, तो वो आपका है डेटर।
और लेने हैं पैसे तो आपके लिए एसेट्स है। इसी का उल्टा मैं अगर उधार बेच रहा हूं तो उधार खरीदता भी होऊंगा। तो सपोज करो मैंने हिमांशु से उधार खरीदा, मतलब क्या क्या है, क्रेडिट परचेज किया है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस हिमांशु से उधार खरीदा है तो उधार अगर मैंने खरीदा तो मुझे कल को पैसा देना भी तो पड़ेगा भाई। तो पैसा अगर मुझे देना है, मतलब पैसे मुझे अगर पे करने हैं तो मेरे लिए लायबिलिटीज है, और इस बंदे को मैं बोलूंगा ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो अब क्लियर हो गया आपको, डेटर वो बंदा होता है जिसको आप उधार बेचते हो तो आपको उससे पैसा लेना है तो आपका डेटर है। अगर आपने उधार खरीदा है तो आपको पैसा देना है तो आपका क्रेडिटर है। तो डेटर होता है एसेट्स और क्रेडिटर होता है लायबिलिटीज। क्लियर बट इसको अच्छे से लिख लेना, भूल जाओगे इसे, लिख रहे हिंदी में कि हाँ ये डेटर ये है क्रेडिटर ये, लिख लो, सी बात है। अगले वर्ड पे आते हैं, डेटर क्रेडिटर हो गया। अगला वर्ड है यहाँ पे गुडविल। आप बोलोगे सर ये गुडविल क्या होता है, पहले मतलब समझो फिर एसेट्स को ये भी समझाऊंगा। गुडविल मतलब किसी का मार्केट में अच्छा नाम, पहचान, आइडेंटिटी, यही है गुडविल। तो आप बोलोगे सर किसी का नाम एसेट्स कैसे हो सकता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो मुझे एक पिज्जा की शॉप खोलनी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन। पहला तो ये कि मैं अपने घर के बाहर, मतलब अपने दुकान के बाहर लगाऊं संजीव पिज्जा शॉप, अब पिज्जा बेचना चालू, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो बिकेगा क्या, कोई नहीं जानता मुझे कि मैं पिज्जा बताता हूँ भाई, सब जानते हैं मैं अकाउंट छुड़ाता हूँ। पिज्जा खरीदने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। धीरे धीरे कुछ लोग आएंगे, बहुत टाइम लगेगा मेरे को बिजनेस को सेटअप करने में। तो एक दूसरा ऑप्शन ही होता है कि मैं किसी फेमस कंपनी का नाम का यूज कर लूं। जैसे पिज्जा का दिमाग में आता है, पिज्जा तो दिमाग आता है डोमिनोज डोमिनोज डोमिनोज। तो मैं क्या करा, मैंने अपने घर के बाहर, मतलब अपने दुकान के बाहर डोमिनोज का बोर्ड लगाया और पिज्जा बेचना चालू कर दिया। तो एक बात बताओ, क्या मैं बिना डोमिनोज के परमिशन के ऐसा कर सकता हूं? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें परमिशन लेना पड़ेगा, डोमिनोज से फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, पूरा करोड़ों रुपया जाता है उसके लिए, पैसा देना पड़ेगा। किस चीज का पैसा दे रहा हूं मैं, वो मुझे बिजनेस थोड़ी, तो मेरे को अपना बस अपना नाम चिपकाने का पैसा ले रहा हमसे। किस चीज का पैसा ले रहा हूं, गुडविल का पैसा। और हम क्यों दे रहे हैं कि जैसे हम उसका नाम मतलब डोमिनोज लगाएंगे, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खुलेगी, धड़ाधड़ भीड़ आएगी और प्रॉफिट होगा, हमें कस्टमर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनोज ने अपनी आइडेंटिटी बना ली, अपनी गुडविल बना ली है कि पिज्जा है तो डोमिनोज है। तो वही है गुडविल। तो समझ गए गुडविल एसेट्स कैसे है। गुडविल किसी का अच्छा नाम, तो अगर आपका अच्छा नाम है मार्केट में तो उसकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर है। ऐसे एक वर्ड है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपने बुक्स में सुना होगा, यूट्यूब पे अगर आप किसी दूसरे कंटेंट डालो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, वो भी कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट में क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे कंटेंट डाला तो कॉपीराइट का बिना परमिशन के, तो आपकी यूट्यूब की कमाई उसके पास जाती है। तो कॉपीराइट मतलब ये बुक में भी है, जैसे एग्जांपल आपकी बुक है 11th की टीएस अग्रवाल अकाउंट्स की बुक, तो मैं एक पब्लिशर हूँ, तो क्या मैं बुक की कॉपी, जैसे 11th का बच्चा आ गया तो बुक की कॉपी पब्लिश कर दूं क्या बिना टीएस अग्रवाल के परमिशन के, प्रिंट करा बेचना चालू? कदाई नहीं कर सकता। करूंगा ना तो टीएस अग्रवाल कर देगा केस, भाई साहब मुझे लेना पड़ेगा परमिशन कि मुझे आपकी बुक बेचनी है, अपना कॉपीराइट दे दो। जैसे आपने मूवी देखा होगा बागवान, तो अमित शाह बताएंगे बुक छपती है और 10-10 लाख के चेक भरते भरते आते हैं उनके पास, किस चीज का पैसा आता, कॉपीराइट का। मूवी देखी तो और कोई सिंगर का गाना एकदम से फेमस हो जाता है तो रातों रात अमीर बन जाता है, क्यों, कॉपीराइट, सब कॉपीराइट है। तो अगर आपका भी कोई कॉपीराइट कंटेंट है तो वो जब दूसरा बंदा यूज करेगा तो आपसे उस चीज का परमिशन लेगा कॉपीराइट का और आपको पैसा देगा। तो अगर आप कॉपीराइट आपके पास तो आपका एसेट्स है। वैसे ही एक होता है पेटेंट। देखो इसमें और इसमें अंतर है। कॉपीराइट था कोई टैलेंट वैलेंट, सिंगिंग विंगिंग, बुक लिखना। पेटेंट होता कोई नया इन्वेंशन करना, कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया जो अब तक बना ही नहीं, आविष्कार जिसे कहता है हिंदी में, आविष्कार करना। आपने मूवी देखोगे 3 इडियट, तो 3 इडियट पे आपने देखा होगा वो एंड में जब रणछोड़ दास चांचल की कहानी होती है, तो एक बात बताई थी कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है रणछोड़ दास चांचल, जिसके नाम पे 200 पेटेंट राइट है। आपने बच्चों पेटेंट राइट, अगर आपने उस टाइम गौर नहीं किया तो कभी दोबारा सुनना तो नोटिस करना, वहां पे बड़ा पेटेंट राइट। तो वो क्या होता है वहां, जब वो जाते हैं उसके स्कूल पे देखते हैं कुछ नए नए इनोवेटिव चीजें जिन्होंने आपसे पहले देखी नहीं होती है, तो वही पेटेंट राइट है, कुछ नया इन्वेंशन। अब बात है कि अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन किया तो आपके लिए एसेट्स कैसा। तो छोटा सा एग्जांपल आपके लाइफ से स्टोरी से समझा के देता हूँ। तो हाँ सर बहुत पैसा इसमें, तो देखो स्टोरी। सपोज करो मैंने एक बाइक बनाई जो पानी से चलती है और हवा में उड़ती है। क्या बनी है अभी तक ऐसी कोई बाइक जो पानी से चलती हो और हवा में उड़ती हो? तो बोले नहीं सर नहीं बनी।
अब मैंने बनाया, गया पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ दिखाना होता है कि भाई साहब ये देखो हमने बनाया है बिल्कुल नया, तो लोग इवेलुएट करते देखते हैं कि एक्चुअली में कुछ है या नहीं है। फिर उन्होंने देखा, बोला अरे यार ये तो बिल्कुल गजब चीज़ बना दी है बंदे ने, 100 रुपये का पेट्रोल है, फ्री का पानी, नाली से निकालो चाहे टंकी से निकालो, भरो और उड़ाओ बाइक, और उड़ भी रही है। गजब चीज़ बनाई है बाबू आपने। धड़ाधड़ न्यूज आई कि एक है बंदा संजीव गिरी नाम का, ऐसी बाइक बनाई है पानी से चलते हवा में उड़ती है, ना प्लेन की जरूरत ना पेट्रोल की जरूरत, उड़ाओ बाइक। अब इतनी बड़ी न्यूज जब आएगी, इतना बड़ा धमाका होगा, तो जो बाइक बनाने वाली कंपनीज है वो क्या होगी, वो आएगी मेरे पास, बोलेगी सर क्या कर दिया आपने, क्या बनाया है चीज यार, मार्केट में आग ही लगा दी है। तो आएंगे वो बोलेंगे सर हमें बता दो, हमें बता दो, हम आपकी बाइक हम बना के मार्केट में बेचेंगे, हमें बता दो, हमें बता दो। लाइन लगेगी आगे, सुबह रात को अगर न्यूज आएगी तो सुबह तक घर के बाहर खूब सारी लाइन लगी होगी आपके। तो आप क्या कहोगे, पैसा मांगोगे क्या, एक बाइक पे इतना परसेंट हमारा, पेटेंट का 5 करोड़ 50 करोड़, डिपेंड करता है आपका इन्वेंशन कितना बड़ा है। जैसे ये जो इन्वेंशन था पेट्रोल वाला बाइक वाला, ये तो बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया, तो पैसा भी बहुत मिलेगा। जैसे आप बिल गेट्स को जानते होगे, तो उन्होंने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट, 15 साल तक चला माइक्रोसॉफ्ट, और दुनिया का टॉप का इंसान था, सबसे अमीर आदमी। अभी तो मतलब समझ गए आप, इतनी सारी कहानी समझा के मैंने आप समझाया, तो पेटेंट आप समझ गए, पेटेंट बहुत बड़ी चीज होती है। तो पेटेंट है कुछ नया इन्वेंशन, तो अगर आपका कोई नया इन्वेंशन है तो वो भी आपके लिए एसेट्स, उसकी भी एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल वैल्यू होती है, तो आपका वो एसेट्स है। यहाँ तक ठीक है। और कुछ जोड़ों की बात करते हैं, इसमें आते हैं आप थोड़ा। देखो करेक्टर हो गया, क्योंकि एक दिन में ज्यादा बार सीखोगे तो भूल जाओगे। बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, सिंपल अगर किसी से लोन लिया है, तो एक वर्ड आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको समझना ध्यान से, आज हम कुछ ही वर्ड डिस्कस करेंगे, ज्यादा वर्ड डिस्कस करने से पक जाओगे, खिचड़ी हो जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, मतलब जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा उससे ज्यादा नहीं। देखो बैंक आपका एसेट से रहा, लेकिन अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो जाए, मतलब जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर, तो माइनस में चला गया बैंक का बैलेंस, तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा भाई, तो लायबिलिटीज, उसको बोलेंगे क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बोलेंगे सर क्या बात करते हो यार, पैसा जितना है बैंक में उससे ज्यादा हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे अकाउंट में 5,000 है तो मैं 6,000 कैसे निकाल लूँ। बात तो गलत है, बात बिल्कुल सही कर रहे हो यार। हम लोग का जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितना पैसा जमा उससे ज्यादा निकाल लो, जबकि मैं थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, कम उससे कम होता तो चल कट जाता, वो फाइन लग जाता अलग से। लेकिन थोड़ा रुको जरा, समझो बात को, और भी अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट है जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। करंट अकाउंट अगर नहीं जानते, कभी जाना अगर बैंक, अब तो कॉमर्स में होगा तो ये सब चीजें करो, आप कभी जाना बैंक में पैसा जमा करने की स्लिप पे, तो वहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट में कॉलम होते हैं, सेविंग अकाउंट, वहाँ पे एक ऑप्शन था करंट अकाउंट, देखना अब जाना कभी पैसा जमा करना, देखना नोटिस करना। तो हम लोग सेविंग अकाउंट पे टिक मारते हैं, पैसा जमा करते आ जाते हैं, पर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है करंट अकाउंट। पहली बात तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस का खुलता है, और इसमें दी जाती है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो मतलब हमारे बैंक का बैलेंस माइनस में जा सकता है, तो अगर हमारे बैंक का बैलेंस माइनस में है तो हमारे लायबिलिटीज है, क्योंकि हमें वापस करना पड़ेगा, और उसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां तक क्लियर है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब बिजनेस हुआ है, बिजनेस से पैसा है, हमने बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और कुछ वर्ड है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैपिटल पे आते हैं, फिर और वर्ड ऐड करते हैं। कैपिटल का मतलब जो पैसा मालिक लगाता है वो कैपिटल। ऐसा तो है नहीं कि मालिक एक ही बार पैसा लगाएगा, दोबारा भी लगा सकता है, तो दोबारा लगाएगा एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेस से मालिक कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको भी कुछ कहते हैं, उसे बोला जाता है ड्राइंग। अब बोले अरे बाबा, ड्राइंग तो अब तक हम सुन रहे थे कि केला, अमरूद और संतरा और सीनरी बनाना, अब ड्राइंग का गजब है। तो ड्राइंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक सीनरी बना रहे हो, ड्राइंग बनाना नहीं है। ड्राइंग मतलब एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। तो मालिक अगर बिजनेस से कुछ निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग है। लिखना भी जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। सपोज करो मेरा एक आइसक्रीम पार्लर है, तो एक दिन मेरी पूरी फैमिली आई, घर वाले मतलब सब, और आइसक्रीम पार्लर में बैठे, सबने आइसक्रीम खाई। अब एक बात बताओ, क्या कोई पैसा देगा? तो बोले यार कैसी बात करते हो सर, आप ही की दुकान तो पैसा देने की तो बात ही नहीं आई।
सीधी बात है, नहीं देगा कोई पैसा। लेकिन आप ही बताओ, जो मेरा अकाउंटेंट जो मेरी अकाउंटिंग बना रहा होगा, वो उसको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई इतनी एफएम कहीं गई है, वरना अकाउंट्स तो मैच ही नहीं होंगे। तो उसको वो किस नाम से दिखाएगा? ड्राइंग के नाम से। मतलब मालिक अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है फॉर देयर पर्सनल यूज, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। बट एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। कुछ भी मालिक निकाला पर्सनल तो ड्राइंग है। यहाँ याद आएगा, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ड्राइंग। अब आते हैं हम एक्सपेंसेस, खर्चे हमारे। देखो खर्चे बहुत सारे, कुछ खर्चे आपको पता होंगे, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस जानते होगे। सैलरी जो मंथली बेसिस पे देते हैं, वेतन, और मजदूरों को देता है मजदूर दिहाड़ी, डेली बेसिस पे, वो वेजेस है। उसके बाद एक वर्ड आएगा, ये नया वर्ड है, बैड डेब्ट्स। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ रेड से। बैड डेब्ट्स नया वर्ड। क्या होता है भाई बैड डेब्ट्स? देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेटर के बारे में बताया था कि अगर हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमें उससे पैसे लेने होते हैं, तो हमारे लिए डेटर है। तो एक बात बताओ, मैंने बहुत सारे लोगों को उधार बेचा, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो पैसा लेके भागेगा? तूने सर कोई क्या, बहुत होंगे ऐसे तो जो पैसे लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत होते हैं ऐसे जो पैसे लेके भाग जाते हैं। कोविड में तो बहुत लोग भाग गए, मेरे भी लेके भाग गए, बहुत सारे बैड डेब्ट्स है मेरे भी। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है कि व्हेन डेटर बिकम डिफॉल्टर, मतलब अगर कोई बंदा जिसको आपने उधार बेचा है, मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, वो अगर भाग जाता पैसा लेके तो आपका लॉस हो गया। वो आपको किस नाम से आएंगे? तो आपके आएंगे बैड डेब्ट्स के नाम से। ठीक है, एक और नया वर्ड देखो, आप सुनो, डेप्रिसिएशन। अब बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन क्या है? जैसे एग्जांपल, सपोज मैंने एक कुर्सी खरीदी 2000 रुपए की, एकदम बढ़िया घूमने वाली कुर्सी है, उस पर बैठ के पढ़ाता हूँ सुबह। अब 2 महीने बाद अब कोविड आ गया, पैसे की जरूरत पड़ी, सोचा कुर्सी बेच देता हूँ। अब कुर्सी बेचने जाऊंगा तो क्या 2000 रुपये मिलेंगे? लेकिन नहीं सर 2000 तो नहीं मिलेंगे, 1500 मिलेंगे या 1400 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे। क्यों कम मिल रहे भाई? बोले सर 2 महीने चलाया भी तो है, यूज करा, बैठ के आराम से मजा मजा लिया, बैठे पढ़ाए, पुरानी हो गई, बस वही है डेप्रिसिएशन। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब एसेट्स को यूज करने की वजह से एसेट्स की वैल्यू घटती है, तो एसेट्स की वैल्यू जो घट रही है वो आपका लॉस है, उसको हम बोलेंगे क्या? तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें आएगा कार्टेज, कैरेज और फ्रेट। कार्टेज CARTAG, कैरेज CARRIAG, FREIGST, फ्रेट। अब ये सब क्या होते हैं? तीनों ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का जो किराया होता है वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डिफरेंस क्या है? तो देखो जब थोड़ा बहुत सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसका जो किराया होता है उसे बोलते हैं कार्टेज। जैसे मुझे मान लो इस गली से अगली गली तक रिक्शे से कुछ सामान पहुंचाना है, किराया पे करूंगा, कार्टेज। यहाँ से लक्ष्मी नगर टेम्पू से ले गया तो कैरेज। बहुत बड़ा बिजनेस है, लोड करके ट्रक में सामान यहाँ से केरल भेजता हूँ, कहीं भेजता हूँ, वहां भेजता हूँ, वहां भेजता हूँ, उसका किराया होगा फ्रेट। तो डिफरेंस सिर्फ यही है क्वांटिटी का। तीनों ही आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो खर्चा है। तो ये सब नाम आए तो सुन लेना, नए नाम सुने खर्चे होते हैं, डाल देना। ठीक है, उसके बाद बेसिक, जैसे मान लो आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करोगे, किसी को कमीशन पे करोगे, रिपेयर हो गया, मतलब खर्चे खत्म नहीं होंगे। ETC में ज्यादा वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि खर्चे खत्म होने, लिखते जाओगे तो खत्म होते जाएंगे नहीं। धीरे धीरे आप आगे आगे और भी अडॉप्ट करते जाएंगे हम इसमें। एक ही दिन में सारा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, है ना। इस पे आते हैं रिवेन्यू। बात आती है रिवेन्यू क्या है? तो रिवेन्यू जो मिल रहा है, जैसे रेंट रिसीव, इसका उल्टा कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। भाग गया तो कोई पैसा लगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब ये भाई आती है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम में क्यों और है क्या? देखो ध्यान से बंदा, सपोज करो कोई आपका पैसा लेके भाग गया, तो एक दिन मेट्रो मिला तो आपने 2 चाटे मारे, पैसा लेके भाग गया, फोन नहीं उठा, चल देखा कितना 500,000 जो भी था छीन लिया, कर दो ऐसा ही। तो वो क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाए तो आपके लिए डूबा हुआ पैसा रिकवर होना इनकम है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आपने कुछ सामान बेचा, पैसा आएगा सेल्स, उसी में अगर परचेज हुआ तो यहाँ आएगा, परचेज में पैसा जाता है, खर्चा ETC। यहां तक क्लियर है? आते पीछे इस पे, इसमें कुछ और वर्ड ऐड करते हैं। एक वर्ड आएगा बिल्स रिसीवल, जिसको हम शॉर्ट में BR पढ़ेंगे, और यहां आएगा बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट में BP पढ़ेंगे। अब बिल्स रिसीवल और बिल्स पेबल क्या होता है ध्यान समझना। डेटर याद है? जैसे सपोज करो मैंने किसी को उधार बेचा तो मेरे डेटर है, तो मुझे उससे भरोसा नहीं, मैंने कहा भाई देख मैं तुझे उधार तो बेचा पर मुझे तुझसे भरोसा नहीं, हो गया तो पैसा लेके भाग गया, फिर एक काम कर
एक बिल बना, उस पर लिख कब देगा पैसा। तो एक कागज का बिल होता है बैंक का, उसमें लिख कर सर मैं आपको ना 2 महीने बाद पैसा दूंगा, मैंने साइन किया, उसने साइन किया, तो वो जो बिल है उस बिल पे मुझे पैसे मिलने हैं, तो मिले वो बिल रिसीवेबल एसेट्स। तो बिल के अगेंस्ट अगर आपको पैसा मिलना होता है तो बिल रिसीवेबल एसेट। उसके पॉइंट ऑफ सोचो तो उसको उसी बिल पे पैसा देना है, तो अगर मुझे किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी होती तो मेरे लायबिलिटीज, और वो क्या होगा, बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलना है बिल के अगेंस्ट, बिल्स पेबल पेमेंट करनी है बिल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आएगा आपका क्रेडिटर से और ये आएगा आपके डेटर से। डेटर से बिल दोगे तो पैसा मिलेगा उस पे, क्रेडिटर को बिल दोगे तो उस पे पेमेंट करनी होगी। तो बिल्स पेबल पे पैसा देना लायबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल पे पैसा मिलना एसेट्स। अभी जो 4 वर्ड लिखने वाला हूं दूसरे कलर से लिखूंगा, बहुत ज्यादा गलती होती है, ध्यान से देख लेना, समझना। देखो एक्सपेंस आप जानते थे खर्चा, तो अगर कोई खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, जैसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पे करना, जैसे प्रीपेड सिम होती है ना कि पैसा डालो फिर बात करते रहो, पहले नहीं होती बात, तो वो तो आपका। तो प्रीपेड क्या होता है, आपके एसेट्स क्यों है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स क्यों है बस, तो ध्यान समझना। सपोज करो मैंने एक रूम रेंट पे लिया और 3 महीने का रेंट दे दिया एडवांस में, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। तो 3 महीने के लिए वो प्रॉपर्टी तो मेरी होगी ना, तो प्रीपेड। तो कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस पे कर दो तो यू आर लाइबल टू गेटिंग द सर्विसेज, उस सर्विस को पाने के लिए आप लाइबल हो, आपकी प्रॉपर्टी है जब तक के लिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, सर्विस ले लेते हैं पैसा नहीं देते हैं, काम कर लिया पैसा नहीं दिया। जैसे एग्जांपल, ऑफिस से नीचे उतरा, देखा चाय वाला, जान पहचान, चाय ली पिया, बोला भैया लगा लो हिसाब में लिख देना, करते लोग ऐसा। तो पैसा दोगे नहीं क्या भाई, दोगे ना पैसे, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देना बाकी है, तो लायबिलिटीज। तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जानते हो ना, वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिखेंगे O/S। तो याद रखना, अगर कोई खर्चा आप एडवांस में पे करते हो तो आपका एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस क्यों है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई खर्चा पे करना बाकी है तो बाद में देना है तो लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लायबिलिटीज। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। सेम बात इनकम के साथ भी हो सकती है। तो इनकम में याद रखना, अगर कोई इनकम मिलना बाकी है दैट इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि इनकम कमा लिया पर मिलना बाकी है। जैसे मैं गया 2 महीने काम किया, कहीं पैसा मिलना बाकी है, मिलेगा ना, तो उसे बोलेंगे अक्रूड इनकम। एसेट्स, कमा लिया पैसा पर मिलना बाकी है तो आपके लिए है एसेट्स, दैट इज अक्रूड इनकम, एसेट्स आपका। इसका उल्टा, काम से पहले पैसे ले लिए तो उसको बोलते हैं एडवांस इनकम, वो आपके लायबिलिटी। जैसे आप पढ़ना है, मैंने पहले दिन देखो बेटा 2000 रुपये फीस है, जमा कर देना, और आपने मुझे पहले दिन 2000 रुपये फीस दे दी, तो आई एम लाइबल। अब मैं हो गया भाई बंद गया, पूरे 1 महीने आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले आपने नहीं दिया फीस तो बोलूंगा कैसे यार मेरा मन नहीं पड़ेगा, नहीं यार कुछ नहीं कह सकते आप। तो क्या है कि अगर एडवांस में आपको किसी भी चीज के लिए इनकम मिल जाती है तो जिस काम के लिए आपको पैसा मिला वो काम आपको करना पड़ेगा, इसलिए एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटीज होती है। तो देखो ये कुछ मैंने आज वर्ड डिस्कस करे, इन्हीं चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेना, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में सारे वर्ड याद हो जाएंगे, जो भी आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूं इस चीज को तो उसको आप लिख लो हिंदी भाषा में अपने, ठीक है। आराम से 2-3 बार देखो लेक्चर को। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं थोड़ा सा लास्ट में ओवरव्यू दे दूं। सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। आधा पूछ सकता कोई कि बताओ भाई डेटर कौन है, तो आप डेटर, हम उधार बेचेंगे इसको तो डेटर है, क्रेडिटर उधार खरीदा तो क्रेडिटर। ड्राइंग पर्सनल हिस्ट्री निकाला, मतलब आपको उस वर्ड का मीनिंग पता हो, पहली चीज। दूसरा आपसे पूछा जाता है किस में आएगा, मैंने बोला मशीनरी तो बोलोगे सर एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटीज, कैपिटल तो कैपिटल, रेंट पेड एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव रेवेन्यू। मतलब आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन सी चीज किस में जाती है। इसको बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। जो हम आज के जमाने में अकाउंटिंग करते हैं उस अप्रोच के हिसाब से 5 चीजों में हमने चीजों को क्लासिफाई कर रखा है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। और मैंने कुछ एग्जांपल देके चीजों को समझाने की कोशिश की और उन वर्डों को लिया जो नए वर्ड है, जो आपको सुनने को नए नए मिलेंगे। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बिल्कुल नए आपने पहली बार सुने होंगे। तो यही आपकी एबीसीडी अकाउंट्स की, जेड तक अभी खत्म नहीं हुआ, एबीसीडी 4 ही वर्ड बोला मैंने, ठीक है, जेड में समझ लेना। तो एबीसीडी का बेसिक स्टार्ट हुआ है, आज पहली क्लास है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया इन चीजों को अच्छे से पढ़ना समझना। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, चीजों को समझाऊंगा। अगले लेक्चर में उस चीज जो आप बोले अगर वो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा तो अगले लेक्चर में उस चीज को कवर अप कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अपना प्यार देना, अच्छे से अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बता देना दोस्तों को कि 11 सर ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।